हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स जेई एडवांस ओनली। तो गाइज, जैसा मैंने आपको बोला था कि हम लोग जेई एडवांस के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखेंगे, उन्हें सॉल्व करने का अप्रोच सीखेंगे, प्लस थ्योरी पार्ट भी काफ़ी कुछ होगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल पर बढ़िया तरीके से केवल जेई एडवांस रिलेटेड कंटेंट ही पाओगे। और 5000 सब्सक्राइबर होने पर हम आपके लिए एक डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च करेंगे जिसमें हम आपको फ्री टेस्ट कराएंगे। तो होप करता हूँ कि आप एडवांस के पूरे कंटेंट को जो आपको इस चैनल पर मिलेगा आप उसको पूर्णतः अच्छी तरीके से करेंगे। देखिए, आज का जो प्रॉब्लम है इसको कॉमन लैंग्वेज में फ्रॉग जंप के नाम से जाना जाता है। एडवांस की सीरीज में जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको कई सारी चीज़ें बोलूँगा जो कि कॉमन रहेगा। जैसे इसके बाद मैं आपके सामने एक सवाल लाऊंगा, चमत्कारिक चटाई है ना, मैजिकल चटाई कह सकते हो या एक्सटेंशन ऑफ मैजिकल चटाई कह सकते हो। तो एडवांस में ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपको क्या है, ये सब पाथफाइंडर क्वेश्चंस होंगे, इरिडो क्वेश्चंस होंगे, क्रोटो होंगे। तो आपको केवल करना है और समझना है। पहले आप खुद का दिमाग लगाइएगा, फिर आप उसी हिसाब से आगे बढ़िएगा। चलिए, ये लेजी ग्रास वाला है। वैसे यहाँ ग्रास होपर लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको जंपिंग ऑफ फ्रॉग के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं कि इसमें यार आखिर क्या बोला हुआ है। इसमें बोला है ट्री ट्रंक ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर लाइज इन अ हॉरिजॉन्टल फील्ड। A lazy grasshopper wants to jump over the trunk. Find the minimum takeoff speed of the grasshopper that will suffice. यानी उसको sufficiently वहां तक पहुंचा दे। तो अगर किसी भी ट्री ट्रंक को आप देखोगे तो बेसिकली ट्री ट्रंक क्या होता है, बेसिकली एक इस तरह के का शेप होता है। लेकिन अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो वी कैन इजिली से दैट कि भाई ये कुछ ना कुछ सर्कुलर शेप में हमें दिखेगा। और इसको बोला गया कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर रखा गया, तो लेट अस अज्यूम कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। अब लेजी ग्रास होपर यानी वो फ्रॉग या कह लो वो जो ग्रास होपर है वो किसी पॉइंट, लेट सपोज इस पॉइंट पी से उछलने की कोशिश कर रहा है। अब हमें इस बात की श्योरिटी नहीं है कि ये उछलेगा इसी पॉइंट से या इसी पॉइंट से या इस पॉइंट से, लेकिन ये बात और आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर वो ग्रास होपर छलांग मार रहा है तो यहां पर इसकी कोई ना कोई खुद की वेलोसिटी होगी और हो सकता है किसी पॉइंट पर ये इस तरह टच करे या ये भी केस पॉसिबल है कि यही जो ग्रास होपर है वो कुछ इस तरीके से यहां से निकले। ये केस और भी बन सकता है कि छूते हुए ऐसे ये ग्रास ऊपर निकले। तो हमें ये नहीं करना है कि हमें एक ही चीज को फिक्स करके सेटल मान के चलना है। हम इस सिचुएशन को भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर ग्रास ऊपर कहीं किसी पी पॉइंट से करेगा तो पक्की बात है कि इस डायरेक्शन में इसकी कुछ वेलोसिटी यू होगी और जिस पॉइंट पे टक्कर मारेगा या फिर जिस पार्ट को ये टच करेगा वहां की वेलोसिटी वी होगी। इस बात को भी हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये मेरा सेंटर है ना, और मैं मान लेता हूं कि हमारा टचिंग जो हो रहा है वो सेंटर के साथ ही हो रहा है। लेट सपोज सेंटर हमारा यहाँ है और वहीं पे हमारा टच भी हो रहा है, या नीचे ही मान लेते हैं, कोई बहुत बड़ा खास दिक्कत नहीं आएगा। लेट सपोज कि हमारा जो सेंटर है वो यहाँ पर है कहीं, दिस इज आवर सेंटर। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट क्वेश्चन ने बोला है कि ये भी आर होगा एंड दिस इज आल्सो आर, ठीक है, बट ये टोटल आर होगा। और अगर मैं इस मीटिंग पॉइंट को नाम दे दूं क्यू का, जहां पर वेलोसिटी कंपोनेंट वी हो रहा है, और अगर मैं इस लाइन से इस लाइन को मिला दूं तो क्या आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस तरह इस पॉइंट से इस ग्रास ऊपर को लॉन्च होना है तो यहां से ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, थीटा एंगल, और अगर यहां पे आके वेलोसिटी चेंज हो रही तो यहां पे कुछ एंगल बनाएगा, बीटा। ये बात आप समझ के रखो कि अगर हम प्रोजेक्टाइल के सिंपल भी केस को समझने की कोशिश करेंगे तो जहां पर भी टच होगा वहां से चेंजमेंट या एंगल का चेंज पॉसिबल है, ठीक है। और ये दोनों इंटरनल सिस्टम के पार्ट हैं, ऐसा नहीं है कि इंटरनल सिस्टम के पार्ट नहीं है। अब बचता क्या है कि चलिए इस लाइन को इससे ज्वाइन कर दिए, लेट सपोज इसको हम लोग इससे ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो अगर दोस्तों ये बीटा है तो अंदर वाला अपने आप बीटा हो जाएगा। और आपको पता है कि पॉइंट ऑफ सेंटर से किसी भी पॉइंट को जोड़ने पे सेम रेडियस की वैल्यू आएगी। तो मैं इस पॉइंट को बोल सकता हूं कि दिस विल बी माई कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग विद द दैट एंगल, दैट इज व्हाट, आर का साइन बीटा। यस ऑफ कोर्स आर का साइन बीटा। सिमिलरली ये वाला जो हाइट है मेरा, ये वाला जहां से हम इसको टच करा रहे हैं, दिस विल कन्वर्ट एज आर का कॉस का बीटा। नाउ अब इस पूरे मोशन को एनालाइज करना कहां ज्यादा इजी है, आप समझो। थीटा और बीटा आपने माना हुआ एंगल है,
आप थीटा के टर्म में अगर रिप्लाई देना चाहोगे तब भी आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन लास्ट में याद रखना थीटा नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये सवाल सिर्फ और सिर्फ आपसे v की वैल्यू पूछ रहा, कोई भी आपको गिवन स्टेटमेंट में एंगल के बारे में बात नहीं हो रही है। आप देखो, अगर मैं इसको, इस वाले पॉइंट को बोल दूं कि ये जो मेरा पॉइंट है टॉप मोस्ट पॉइंट लेट सपोज Q है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट है? तो यहां से अगर मैं पॉइंट Q से लेकर इस पॉइंट की बात करूं तो क्या ये टाइम ऑफ एसेंट को शो करता है और ये क्या टाइम ऑफ डिसेंट को शो करता है? तो सोचिए, Q से लेके Q डैश या Q स्लैश से हमारा जो स्टडी है वो अपने आप आसान हो जा रहा है। अब हमें क्या पता है? हमें पता है कि अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है, लेट्स सपोज टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए दो तरीके की चीजें समझिएगा। एक समय वो होगा जो इस पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को कवर करने के लिए लगा होगा, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? r का साइन बीटा डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कौन सा? स्पीड का कौन सा कंपोनेंट आप लेंगे? बिल्कुल स्पीड का ये वाला कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि आप इधर ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? v का cos बीटा। और सेम समय में ये दूरी यहां से यहां भी तय हो रही है, सेम समय में ये दूरी यहां से यहां भी तय हो रही है। बिल्कुल मान रहे हो नहीं मेरी बात? बहुत बढ़िया। ऐसे सिचुएशन में ये वाला कंपोनेंट कितना है? वर्टिकल v का साइन का बीटा डिवाइडेड बाय कितना? g। ये जो टाइम पीरियड है ये कहां से आया? ये आया v इज इक्वल टू u प्लस 80 से। ये कहां से आया? ये आया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम्स। हमारे पास ये दोनों की वैल्यू सेम आई, क्योंकि हमें पता है कि ड्यूरिंग दिस मोशन टू दिस मोशन और दिस मोशन टू दिस मोशन द टाइम पीरियड विल बी सेम और टेकिंग टाइम ऑफ एसेंट विल बी सेम। जरा इसको सॉल्व करते हैं, इसको बदलते हैं, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर का टर्म आ जाएगा मेरे पास, और वी कैन से दैट कि रेशियो लेने से बढ़िया है, या रेशियो ले लीजिए तो ये r बचेगा और ये g बचेगा, और साइन बीटा से साइन बीटा तो ऐसे ही उड़ गया, बचेगा क्या? v का 1 बाई, तो 1 कितने में चला जाएगा? सेक में चला जाएगा, ठीक है, तो cos का सेक बीटा हो गया। सो यहां पर हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है कि v स्क्वायर जो चेंज इन वेलोसिटी होगा किसी पॉइंट Q पर, वो होगा v इक्वल टू आर जी सेक बीटा। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल था कि हमें मिनिमम टेक ऑफ स्पीड चाहिए, यानी हमें u में रिलेशन चाहिए। दोस्तों, आपने किसी ऐसे पॉइंट पे लिया है जहां पे आपको आसान लग रहा है, लेकिन सवाल इतना आसान आपसे पूछेगा नहीं। बेसिकली बात है कि एडवांस में आपको ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं इतना आसान, तो हमसे इसीलिए हार्ड बनाने के लिए इस u के बारे में पूछा है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा कि हमें एक रिलेशन सेटअप करना पड़ेगा। किसमें रिलेशन सेटअप करना पड़ेगा? किसमें? जरा सोचिएगा, बिटवीन v एंड u में हमें एक रिलेशन सेट करना पड़ेगा। v और u में अगर हम एक आराम से रिलेशन सेट कर देते हैं इस v और इस u में, तब हमें लगता है कुछ काम बन जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट P की बात करूं, इस पॉइंट Q की बात करूं, तो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हो गया। यहां पर जो एनर्जी होगी, क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं? सोच के देखिएगा। यहां पर बॉडी के पास क्या था? हाफ mu स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहां पर बॉडी के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, रेफरेंस पे रखा था, सही बात है। जब बॉडी यहां पर पहुंचा तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आई दोस्तों, वाई हाफ का m का कैपिटल V स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक जाते दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mg। स्टॉप हो जाइए, r की वैल्यू निकालते हैं। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जरा देखिएगा कितना आपको आता है ये करके। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये पहले से दूरी कितनी है? ये है r का cos बीटा, और सेंटर से लेके जमीन तक की दूरी कितनी है? r। तो मैं बोल सकता हूं दिस इज r का cos बीटा एंड दिस इज r। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सोच के बताइएगा। ये r हो गया और ये मेरा हो गया r का cos बीटा। तो टोटल mg में हमें क्या पुट करना पड़ जाएगा? mg r प्लस r का cos का बीटा। तो अब हमें एक वैसी वैल्यू मिल सकती है यहां पर जिस वैल्यू की हमें जरूरत है। अगर मैं m से m सबको काट दूं और हाफ हाफ भी काट दूं तो यहां u स्क्वायर बचेगा और यहां बचेगा v स्क्वायर प्लस 2g r 1 प्लस cos का बीटा। अब हमारे पास u और v में एक रिलेशन आ गया। यहां से जो v की वैल्यू है उसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।
इजीली आप वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जो वैल्यू आएगी आप उसको बाद में उसको रिपोर्ट कर सकते हो। तो अब सब्स्टिट्यूशन करने के लिए बेसिकली मैथमेटिक्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपको। लेट मी मेक द इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास ये आ गया यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 2gr। हमें यू स्क्वायर के बारे में पता करना है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से लिख देते हैं rg सेक का बीटा प्लस 2gr 1 प्लस कॉस का बीटा। नाउ ऑल ऑफ यू, नाउ above all आर दी ग्रेट इक्वेशन विच यू हैव टू सॉल्व। अब इन मैथमेटिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको आपका मैथमेटिक्स पार्ट तेज होना चाहिए। आपको एक हिंट और मैं दे रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में जवाब मुझे जरूर बताइएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, लेट मी वेरी क्लियर फर्स्ट, मैं बता दे रहा हूं आपको am ग्रेटर देन gm वाली यूज करनी है, यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर विल बी ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ab ज्योमेट्रिक मीन। ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप रिजल्ट नहीं पाएंगे, क्योंकि तभी अल्फा और बीटा सब्स्टिट्यूट होगा। बिकॉज अगर आप आगे इसको थोड़ा सा भी फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो 1 प्लस कॉस का बीटा टर्म हमने लिखा है 2g सेक बीटा और 2gr को अगर हम कॉमन निकाल लें तो gr का 2 कॉस बीटा प्लस सेक बीटा बन जाएगा, और कॉस बीटा और सेक बीटा को अगर आप प्रोडक्ट में लेंगे तो इनकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। तो दैट्स मेक अ सेंस, ठीक है। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स का था वो यहीं पर हो जाता है खत्म। उसके बाद पूरा का पूरा आपके ऊपर है। गाइस याद रखिएगा, कमेंट करो, प्रॉपर पूरा का पूरा क्लास देखा करो, एंड यस अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको पूरी तरह से शेयर करो ना। 5000 बनने के बाद हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।